गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड न्यूज़ मॉर्निंग। मॉर्निंग। और आपको हम सब खुशामदीद कहते हैं। आज की एक नई सुबह में जुम्मतुल मुबारक का दिन है। सबको हैप्पी फ्राइडे। और सब लोग जो है वो आज जुम्मे की नमाज अदा करेंगे और नमाज अदा करेंगे दुआएं और मांग दी थी आज हमने हम मैच के सब लिए। मिलके यही कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ कहना बनता ही नहीं है कि तुम जीतो या हारो। क्रिकेट टीम के बारे में आप कह रहे हैं? जी, मुझे क्रिकेट टीम बिल्कुल के कोई बारे में प्यार कह रहे नहीं हैं। अब क्रिकेट टीम से। मैं अब ये नहीं, नहीं ऐसे कह ना सकती कहें, हमें तुमसे प्यार यही है। चीज हमें तसल्ली और दिलासा देती है। जो जिसने भी ये कंपोज की थी ना लाइंस, बड़ी सोच समझ कर की थी कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। कल इतना मुकाबला तो खैर सनसनीखेज हुआ, ये बात नहीं है, लेकिन फील्डिंग इतनी नाकिस हमारी फील्डिंग रही। बॉलर्स की वैसे कारकर्दगी भी कोई इतनी खास नहीं रही नजर थी। नहीं आई। अच्छा, 5 नए जब आप बैट्समैन और बॉलर्स को खिला रहे हैं, आप ये देखें कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, इन प्रैक्टिस नहीं थे। अचानक उनको बुलाया गया है, 5 नए प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले बारिश होनी है नहीं होनी है, बारिश होनी है नहीं होनी है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया था इस सारी सूरत हाल को कि वो एक मोराल ना डाउन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। लेकिन कमबैक क्या किया, फील्डिंग हमारी बहुत नाकिस रही है। पहले मैच से लेकर और आखिरी मैच तक, जब और अब हमारा जो एशिया कप का सफर इख्तिताम को हुआ है, फील्डिंग हमेशा से हमने देखा कि फील्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हमें नाकामी में, हमारी नाकामी और शिकस्त में फील्डिंग का बहुत अहम रोल रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर जमान खान जो हमेशा से फिजा लाहौर कलंदर्स को बड़े सनसनीखेज मुकाबलों में फतह दिलवाते रहे, लेकिन वो भी आखिरी मैच में पाकिस्तान को कामयाब करवाने में नाकाम रहे। और इस तरह जो हमारा एशिया कप का ये सफर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। हंसी खुशी घर वापस आएंगे। बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि शायद फिजा के 35 साल के बाद, हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि 35 साल के बाद अब बिलाखिर वो लम्हा पहुंचा है कि जब पहली दफ़ा पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन श्रीलंकन्स ने, और इसमें एक बात ये भी है, श्रीलंकन्स ने तो ये हमारा ख्वाब पूरा नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पे हम लंकन टीम को भी हम उनकी मुबारकबाद देंगे और जितना अच्छा खेल खेला है। कोई भी टीम जीते या जो भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यही स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए दूसरी टीम को कांग्रेट्स बोलें। और वो वाकई श्रीलंकन टीम बहुत अच्छा खेली। और आपका जो ख्वाब अधूरा रह गया है ना, वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, आगे हमारे पास वर्ल्ड कप भी है, तो डेफिनेटली जो है वो आपका ये ख्वाब और पूरी पाकिस्तानी कौम का ख्वाब पूरा हो जाएगा। अल्लाह करे हार जीत होती रहती है, लेकिन कुछ नाकामियां शिकस्त ऐसी होती हैं जो आपको ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पर आमादा करती हैं। अगर हमारी टीम सही मानों में ठंडे दिल से, हमारे जो पूरा क्रिकेट बोर्ड है, अपनी नाकामियों पर नज़र डाले, रिव्यू करे कहाँ लूप होल्स रहे, कहाँ नाकामियां रही हैं, तो यही हमारी नाकामी आगे हमारी कारकर्दगी को कामयाबी में बदल सकती है। क्रिकेट पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी आज की हाईलाइट्स के आज हम प्रोग्राम में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों फॉर्मेट्स में शाहीन नाकाम। लंका ने कौमी टीम को 4 शाने चित कर दिया। खबरदार होशियार, पेट्रोल बम फिर फटने को तैयार। कैसे दौड़ेगी जिंदगी की गाड़ी, कैसे चलेगा कारोबार। पीपल्स पार्टी की तख्ते लाहौर में बड़ी बैठक, क्या नून लीग की सियासत जाएगी लटक। और बात करेंगे कि मुकाबला हुस्न में पाकिस्तानी लड़कियों की शिरकत पर हंगामा आई है, आखिर क्यों। तो हाइलाइट्स तो आपने देख ली हैं। दोबारा से क्रिकेट की बात करेंगे। हमारे जो एशिया कप का सफर है वो अपने इख्तिताम को आन पहुंचा है। और फिर वही बात है, थोड़ी सी खुशी हो रही है, आप हंस के बड़े हंस के आधी दुआ हमारी कबूल हुई है, एक दुआ हमारी कबूल हुई। ये वो जो हमारी कल दुआ थी ना कि बारिश ना हो, बारिश वाली दुआ तो अल्लाह ने कबूल की है, लेकिन जो मैच था वो हम नहीं जीत सके। लेकिन अच्छा, फिर भी उन्होंने अच्छा खेल खेलने की कोशिश की है। मतलब आखिरी बॉल तक खेलने की कोशिश किया, लेकिन आखिरी 2 रन जब चाहिए थे तो चौका लगा दिया गया। आपस की बात है, वैसे लंकन टीम डिजर्व करती है, अच्छा खेला है। जो भी अच्छा खेले, वो चाहे आपकी टीम हो या आपकी मुखालिफ टीम हो, उसका ये हक बनता है कि आगे वो फाइनल में जाए, एक अच्छा मुकाबला मैच देखने को मिले। और हम ये ख्वाहिश करते हैं या हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो टीम है वो फिजा आइंदा अपनी नाकामियों से सीखेगी
वर्ल्ड कप में कम से कम हमें मायूस नहीं करेगी। अच्छा, ये बात तो आपने जो बात की है ना कि ये एशिया जो पूरा टूर्नामेंट है एशिया कप का, ये बहुत ज़्यादा मुतनाज़िर पहले ही हो चुका था, पोलराइज हो चुका था। पहले मेज़बानी पाकिस्तान की थी, मेज़बानी पाकिस्तान के पास होते हुए पाकिस्तान मेहमान बन के श्रीलंका के अंदर जा रहा है। ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। फिर हाइब्रिड मॉडल की जब बात चलती रही, फिर ज़का अशरफ और नजम सेठी ने जो और इस सबका क्रेडिट जाता है भारत को, भारत को दिया। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली ये सब कुछ करने वाले पीछे भारतीय टीम और भारतीय करता धरता वही लोग थे सारे जो इस तरह से इसको मुतनाज़ बना रहे थे। उसके बाद अगर हमारी टीम वहाँ पर गई है तो पहला मैच तो हमने बड़ा अच्छा खेला है। उसके बाद मौसम की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल थी, कभी बारिश हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही, फिर पिच, एटमॉस्फेयर और फिर क्राउड, वो एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। उसके बाद जो टीम ना अनस्टेबल सी थी, हम ये भी नहीं कह सकते, बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन थी। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टेंसी जो है ना उसने बहुत ज़्यादा हमें उस पे बड़े सवाल उठने लगे हैं, ज़्यादा हमें मायूस किया है। कैप्टेंसी के हवाले से इस तरह के गलत फैसले किए गए, बहुत कंफ्यूज नजर आए। फिर एक और चीज़ हमने देखी कि हमारी टीम ना अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकी। बिल्कुल जब भारत के साथ सेकंड मैच हमारा हुआ, बिल्कुल हम आसाब शिकन थे और बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आ रही थी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमें आगे करना क्या है। बैटर्स जो थे वो वैसे ही हमारे बहुत कंफ्यूज नज़र आए, बॉलर्स जिस तरह हमारी धुलाई हुई। उसके बाद फिर फील्डिंग ने तो हमेशा पहले दिन से लेकर कल तक मुकम्मल मायूस किए रखा है और ये सारी चीज़ों ने मिलकर हमें यहाँ तक लेकर आने में अपना किरदार अदा किया है। हाँ, इसी पर बात करने के लिए अशर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। उनसे बात करते हैं। हमारी तो उम्मीदें ही टूट गई हैं। कल उम्मीदें क्या टूटनी, अब तो बाकी कुछ बचा ही नहीं है, फाइनल में तो हम पहुंचे। कल के ओवरऑल मैच किस आप क्या कहना चाहेंगे? अशर ये बताइएगा कि हाँ, पूरी पाकिस्तानी कौम एक ही दुआ कर रही थी कि बारिश ना हो, या अल्लाह बारिश ना हो। बारिश तो नहीं हुई लेकिन फिर भी हम फाइनल में नहीं पहुंचे। और वो टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर थी उसकी ये कारकर्दगी हमारा इबरतनाक अंजाम सा हुआ है। अशर, क्या आपको खामियां नजर आई? कहाँ लूप होल्स आपने देखे? यार, कल से लेकर अब तक खामियों पे तो आप लोग ने बहुत बात कर ली होगी, बेइंतहा ट्वीट्स देख ली होंगी, सब कुछ हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर बस एक बात जो कल वाज़े तौर पे नजर आई कि टीम का कोई लीडर नहीं था, टीम का कोई कैप्टन नहीं था। मतलब एक कैप्टन आपने नाम के तौर पे तो रखा हुआ है, लेकिन टीम में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, लग नहीं रहा कि आपके पास कोई कैप्टन, कोई लीडर मौजूद है जो आपकी कश्ती को आगे लेके जा सके। भंवर से निकालना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो ये एक वाज़े तौर पर फर्क था कि बाबर आजम एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन जैसे वकार यूनुस ने भी कहा था कि क्रंच मैचेस में परफॉर्म नहीं करते। फील्ड प्लेसिंग्स आपने उनकी देख ली, आखिरी 2 बॉलों जब 7 रन चाहिए तो वो थर्ड मैन को ऊपर लेके आ गए, तो फ्लॉ ऑफ एरर्स थे। ठीक है, हमारे 2 मेन बॉलर्स नहीं तो उनसे बहुत फर्क पड़ सकता था, लेकिन जमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बट हम 10,000 बातें करेंगे, बेंच पे इतने गोरे कोचेस हमने रखे हुए, लेकिन क्या हमारा कप्तान अंदर जाके स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। और आई एम श्योर बहुत इस पे बात हुई होगी, मजीद बात होगी कि क्या हमें, अब वर्ल्ड कप सर पे खड़ा इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बाबर को ज्यादा सपोर्ट कैसे दे सकते हैं कि वो ग्राउंड में सही फैसले करें। ये मेरे ख्याल में एक डिसाइसिव मोमेंट था। वरना देखिए, हार जीत हर एक के साथ होती है। रोहित शर्मा भी एज अ कैप्टन हारे हैं, T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम बाहर हो गई थी, हर कोई आउट आगे पीछे होता है। बट ये टीम क्लूलेस दिखाई दे रही है, इसको डायरेक्शन देने वाला कोई कैप्टन हमें दिखाई नहीं दे रहा। बट अशर, इससे पहले तक तो बाबर आजम की कैप्टनसी पे इतने ज्यादा कोई सवाल उठते ही नहीं थे। बाबर और रिजवान की जोड़ी को इतना अप्रिशिएट किया जाता था। अब इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले बाबर, मैं वही बात आपसे कहूंगा कि बहुत सारी चीजों के नीचे कुछ ना कुछ छुप जाता है। लेकिन अगर हम रिकॉल करें तो बाबर और रिजवान ने हमें अब तक कुछ जीत के तो नहीं दिया। जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है वो T20 की हद तक थी कि हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, फिर हम फाइनल में पहुंचे, अभी हम जीत तो नहीं पाए। तो अच्छा, एक बात अगर आप और देखेंगे पाकिस्तान टीम के मैचेस को आप रिकॉल करें कि जहां किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखा दी, वहां पाकिस्तान टीम, कभी शाहीन आफरीदी चल गए, कभी नसीम शाह चल गए। कितने मैचेस में थे अफगानिस्तान के खिलाफ, हमें नसीम शाह ने बचा लिया, वरना वो मैचेस भी चले गए थे। कलेक्टिव एफर्ट, स्ट्रेटेजी और टीम को मुश्किल से बाहर निकाल के मैच जिताना, ये आपको चीज अभी नजर नहीं आई होगी। कहीं ना कहीं कोई खुद चल गया तो अब आपकी टीम जीत गई और आपने कह दिया हम वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कलेक्टिवली हम नहीं चल पाए। अब ये बात परसों तक तो मजाक खेज लग रही थी, लेकिन कामरान अकमल का एक बयान आया था कि ये टीम हॉलैंड को भी, नीदरलैंड्स को भी नहीं हरा सकती। अब लग रहा है कि वाकई उनकी बात में कुछ दम था। तो मैं बार बार कहूंगा कि स्ट्रैटेजी जाना, फखर जमान नहीं चल रहे,
चल रही है तो एक दो प्लेयर्स का तो हमेशा ऊपर नीचे सिलसिला चलता रहेगा। बट मैं अगेन जो बात कह रहा हूं कि जब क्रंच मैच फंसा हुआ है तो आपका लीडर क्लूलेस दिखाई दे रहा है। अभी ये एशिया कप है, वर्ल्ड कप में इससे मजीद तगड़ी टीमें आएंगी, वो आपकी एक एक खामी को उभार के लाएंगी। तो आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है और कैप्टन, इसके दरमियान मुझे सिंक नहीं लग रहा। और वही वसीम अख्तर ने बड़ी अच्छी बात की, जो आपके हेड कोच हैं वो इंग्लैंड में बैठे काउंटी मैचेस की ट्वीट कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ ग्राउंड में मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक अलार्मिंग बात है जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डेफिनेटली गौर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तो कैप्टनसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो ज़्यादा सारी पूरी कौम है इस वक्त, अब फाइनल में तो हमारा या एशिया कप से हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, आगे वर्ल्ड कप आने वाला है। तो उससे पहले बाबर आजम की कैप्टनसी पर इतने सवालात, इतना प्रेशराइज, फिर उसके बाद ये एशिया कप तो एक तरह से, मैं तो ये कहती थी कि एक तरह से ये तैयारी है वर्ल्ड कप के लिए। तो फिर वर्ल्ड कप में भी क्या हमारी ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, आप इस पर कैप्टन तो चेंज नहीं कर सकते, तो आप पैनिक बटन दबा देंगे, ये तो मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपका थिंक टैंक है वो बैठ के सोचे कि यार अब करना क्या है। अभी आप श्रीलंका में खेल रहे थे, क्राउड इतना होस्टाइल नहीं था। जब आप इंडिया में खेलेंगे तो आप सोचिए कि वहां का क्राउड आपके बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर्स को क्या क्या उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा होगा, एंटी पाकिस्तान नारे लग रहे होंगे, कितना डबल ट्रिपल प्रेशर होगा। Having said that, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लड़कों में कोई प्रॉब्लम है, यही लड़के जीतते रहे, यही लड़के हमें आगे जिताएंगे। जो हमें फर्क पैदा करना है वो मैक्स बाबरी साहब एक साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ होते हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूंगा, बात करूंगा, पूछूं सर कि लड़कों में अंदर मेंटली प्रॉब्लम क्या हो रही है। कल का भी आप मैच देखे तो जिस तरह हमने फाइट बैक किया, शाहीन ने विकेट नहीं जमान करा था, बहुत अच्छा मैच होता है। लेकिन वो जो फील्ड प्लेसमेंट थी, किसको कहाँ खड़ा करना है, किसको क्या रखना है, लड़कों को अंदर लड़वाना कैसा है, फखर जमान बाउंड्री से थ्रो कर रहे थे, उनकी थ्रो नहीं है। तो ये छोटी छोटी ट्विक्स जो है ना आपने सही करनी है, और यही काम कोचेस का होता है, मेंटर्स का होता है कि जब मैच नहीं हो रहा था तो ऑफ ग्राउंड वो जाके अंदर आपको बिठा के करते। हाँ, एक बात आप लोग ने भी डिस्कस की होगी, आई एम श्योर, और मैं भी इस पे कहूंगा कि जितना हमारे बोर्ड ने टीम को गुज़िश्ता 40 दिन में 50 दिन में ट्रैवल कराया ना, अच्छे से अच्छा ही मैन सुपरमैन भी होता तो उसकी भी कमर टूट जाती। हाँ जी, और ये सारी चीजें जो है ग्राउंड में रिफ्लेक्ट करती इसी यही बात है कि रेस्टलेस हो गए। दूसरा बात आपने बड़ी अच्छी की है कि हमारे जो छोटे छोटे फ्लॉज है ना, कि फील्ड में रिप्लेसमेंट कहाँ पर करनी है, किस प्लेयर की, ये हमारे कैप्टन को पता ही नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रेन तो लेकर नहीं फील्ड में उतरते, कितने ज्यादा ब्रेन होते हैं मिलके। मैंने भी आपसे बात की कि जब वो चौका पड़ने के बाद हमारे डगआउट पे कैमरा शिफ्ट होता है तो उस पे आपको गोरे ही चेहरे नजर आते हैं, देसी तो कोई होता ही नहीं। एग्जैक्टली, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? उनको हम इतने जो पैसे दे रहे हैं कोचिंग के लिए, किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में घूम रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में नहीं बोल रहे हैं, इतने लोग आपने लाके भर दिए हैं। सवाल सारा अपने ये देखना है। और देखिए, इस वक्त हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारी बातें तो वर्ल्ड कप के बाद होंगी। इस वक्त ना हम टीम को चेंज कर सकते हैं, ना कुछ की जरूरत है। इस वक्त तो टीम को बैकअप करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये क्रिकेट प्लेयर, अब बाबर आजम हो या कोई भी कैप्टन हो, क्रिकेट हमारी शहरग है भाई, हम क्रिकेट के हवाले से मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो जहां बाबर आजम को हमने सर पे चढ़ाया है, उनको हमने नंबर 1 का दर्जा दिया है, कौमी हीरो के भी हैं, तो फिर उनसे एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। तो आई थिंक बाबर नोज दिस हिमसेल्फ। बट क्या, अब ये तो बात मैंने कहा ना वर्ल्ड कप के बाद होगी कि क्या बाबर को मतलब एक अच्छा बैट्समैन, जो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था, हमने उसके ऊपर बैटिंग कैप्टनसी की डबल जिम्मेदारी डाल दी। क्या ये एज ए मैनेजमेंट ये अच्छा फैसला था, या हम बाबर को खेलने देते जैसे इंडिया ने सचिन तेंदुलकर को एज ए कैप्टन आजमाया, जब वो अच्छे नहीं हुए तो उनको हटा दिया, फिर उनका भाई आप रिकॉर्ड्स बनाइए, फिर वो 20,000 25,000 पता नहीं क्या क्या उन्होंने अचीव कर लिया। तो क्या हमने बाबर के साथ ज्यादती तो नहीं कर दिया में भी? लेकिन अशर, यहाँ पर आपको याद है जब हमारा PSL हुआ था तो सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे शाहीन आफरीदी की, कि वो बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलते हैं और पूरी टीम को इकट्ठा करते हैं, पूरी टीम उनके साथ सिंक होती है। लाहौर कलंदर की टीम पूरी उनके साथ, उनके सिग्नल समझ रही थी, फिर उनको पता था कहाँ पे किस प्लेयर को, किस फील्डर को खड़ा करना है। तो आपको क्या लगता है कि शाहीन आफरीदी कुड बी अ बेटर कैप्टन फॉर पाकिस्तानी टीम? देखिए, आपने जो बात कही ये बात गौर तलब है, लेकिन इस पे गौर अब वर्ल्ड कप के बाद होगा। इस वक्त ये बात करने की बात, अब यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द कैप्टन, ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन बात है। अब मैं बहुत ज्यादा रूल से वाकिफ नहीं हूँ इस वक्त कि आप कैप्टन चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन हमारा जो नायब कप्तान है वो भी तो शादाब खान को हमने दिया हुआ है ना, बाबर के बाद तो शादाब है। अभी तो जो वक्त है
वो ये है कि यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और वहां बैठ के देखना है कि बाबर यू आर द कैप्टन, तुमने हम यहाँ तक लाओ, तुम्हें हम आगे लेके जाएंगे। और ऐसे वक्त में कैप्टन को चेंज कर देना एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल जाएगा। तो लेकिन अशर, आपको क्या लगता है बाकी टीम में चेंजिंग हो सकती है क्या? साउथ शकील जिसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया प्रीवियस मैचेस में भी, उनको चांस दिया जा सकता है? कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? यार बिल्कुल, देखो अगर आप टीम के फॉर्मेट को देखें तो सिवाय टॉप ऑर्डर के सब चल रहे हैं, ठीक है। बीच में आपको सिर्फ ऊपर जो चाह रहे हैं ना कि 60-70 रन का आपको स्टांस मिल जाए, वो आपको नहीं मिल पा रहा। तो अब्दुल्ला शफीक आज आए, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, सबने देखा। तो टॉप ऑर्डर में हम कहाँ कर सकते हैं क्या, वो देखने की बात है। बाकी मिडिल ऑर्डर तो आपका बहुत अच्छा है। और यार वही बात है कि एक अच्छी विक्ट्री की जरूरत है, वो विक्ट्री मिल जाए तो यही टीम जो है एक मजा ना खूंखार शेर की तरह आपको मैदान में दिखाई, स्टैमिना जरा बूस्ट कर जाता है। लेकिन अशर, ये हमें ये नहीं समझ आया कि वही टीम जो अब से चंद दिन पहले वर्ल्ड रैंकिंग पर नंबर 1 थी, हमारे जो बॉलर्स थे वो कोई उनको फेस नहीं कर पा रहा था। हुआ क्या, एकदम इतनी मोराल डाउन हुआ क्या? साइकोलॉजिकली हम लोग प्रेशर में आ गए थे या फिर थक ज्यादा गए थे? हुआ क्या, ये नहीं समझ में आया अभी तक। वजाहत को ये 4 पिछले जब से ये एशिया कप स्टार्ट हुआ है, यही मसला है वजाहत को कि हुआ क्या। वजाहत ने तो यहाँ तक कर दिया, देखें कि साइकियाट्रिस्ट में चेंज करें इनका। दो बातें कहूंगा। एक जरा फलसफियाना बात है कि हर उरूज को जवाल है, और दूसरी बात, मैंने और आपने भी किसी ना किसी लेवल पे तो क्रिकेट खेली है। कभी हम अचानक जीत जाते हैं बिला वजह, और कभी ऐसी हार पड़ती है कि यार पता नहीं चलता। मतलब मैंने खुद 2-2 रन पे ओवर निकाले और 25-25 रन भी ओवर में खाए। तो ये तो क्रिकेट का पार्ट है, आप इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हाँ, यहाँ पर मैं जो कहूंगा, जो सीनियर क्रिकेटर से बातचीत हुई, मेरा बहुत वाजे इस पे ईमान है कि जो इतना आपने टीम को ट्रैवल करा है ना गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर, ये लड़कों को थका गया। अच्छा, एक बात। दूसरा, आप जो गलत काम कर रहे हैं कि आप प्लेयर्स को रोटेट नहीं करते। हमें हर मैच में शाहीन चाहिए, और हमें हर मैच में शाहीन से पहले ओवर में 2 विकेटें चाहिए, और हर मैच में तबाही मचा दे। भाई वो इंसान है, मशीन नहीं है। इतनी कंसिस्टेंटी तो मशीन भी परफॉर्म नहीं करती। तो हमारी जो अब आ रही है बात मैनेजमेंट की। अब देखिए ना, 11 प्लेयर तो मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के पीछे पूरी एक साइंस होती है, पूरी एक मैनेजमेंट होती है। आप लड़कों को कंटिन्यूसली ट्रैवल में रख रहे हैं, उनको एक जगह बैठ नहीं दे रहे, हर मैच में हर प्लेयर को परफॉर्म करवा रहे हैं, जबरदस्ती खिलवा रहे हैं, विकेट्स डेड हैं। अब दुनिया का अच्छा, आज आप खुद देखें ना, हम वसीम भाई और वकार भाई को कमेंट्री करते हुए सुन रहे होते हैं, वो प्लेयर्स पे तनकीद करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या वसीम भाई और वकार भाई की कुटाई नहीं होती थी मैदान में? होती थी, बिल्कुल। कितने बड़े बड़े छक्के पड़ते थे, जयसूर्या वगैरह जिन्होंने देखा हुआ है, कितनी इनको मार पड़ती। तो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अब वही बात है, कोई प्लेयर कभी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। It happens all the time. और ये ह्यूमन है ना, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सिस्टम ऑपरेशन ऐसे ही तो होता है ना। दो बातें आपने बड़ी गौर से देखनी है। एक, आपने ओपनिंग पे काम करना है, और सेकेंडली अगेन, हम चाहे ना चाहें गुफ्तगू बाबर पे आएगी। वकार भाई ने बड़ी सही बात की थी कि अगर बाबर आजम 4 दफा वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन बन जाए, लेकिन क्रंच मैचेस में वो परफॉर्म ना करें, तो फिर कैप्टनसी पर बात आएगी। बहुत शुक्रिया अशर जैदी हमारे साथ मौजूद। ये रहा जी हमारा क्रिकेट का हाल, क्रिकेट का अहवाल के हमारे क्रिकेटर्स ने बड़ी कोशिश की, मौसम ने भी बड़ा साथ दिया कि हम पहुंच जाएं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम अपने व्यूवर्स को भी यही कहेंगे, हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई नहीं, इंशाल्लाह हम अपनी नाकामियों से सीख कर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और आपको खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जो आपको खबर देने जा रहे हैं वो ये है जी, पेट्रोल जो है वो दोबारा से महंगा होने जा रहा है, और आलमी दुनिया में भी, आलमी मंडी में भी जो पेट्रोल है उसकी मांग में भी एक तो इजाफा है, दूसरा उसके जो कीमत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब उसका असर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आता है कि वहाँ पर अगर इतनी सी, वहाँ पर अगर 1 रुपया या 2 रुपये, $1 या $2 कीमत इजाफा होता है, बल्कि डॉलर में तो इस तरह इजाफा होता है, कुछ सेंस में होता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी मईशत में इतना बुरा आता है कि पाकिस्तान में एक तो ये है कि पहले डॉलर, उसकी पेट्रोल की शॉर्टेज कर दी जाती है कि जब कीमत बढ़ेगी उसके बाद महंगे दामों वो पेट्रोल फरोख्त किया जाएगा। अच्छा, और हमारे लिए 2 चैलेंजेस हैं। एक तो जो पेट्रोलियम मसनूआत के उनकी ग्लोबली कीमतों में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन हमारी ये जो निगरान हुकूमत है ये डॉलर्स के हवाले से काफ़ी
काफ़ी गुमगु की कैफियत का शिकार है। उसकी वजह यह है कि डॉलर्स अभी तक सऊदी अरब ने जो अदायगी करनी थी जी 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 बिल्कुल वो नहीं की है, और जिसके बाइस जो है ना अब मामलात मजीद कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं। खाकान नजीब साहब जो कि माहिर मईशत हैं, साबिक मुशीर ख़जाना हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान भाई, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर बताइएगा क्या मामला है? कभी IMF पर डालकर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी आलमी मार्केट है, नो डाउट उसमें कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त सर एक्चुअल कंडीशन क्या है ग्राउंड में? पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इकोनॉमिकली फ्यूल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई का बोझ है वो लोगों पर इस वक्त बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आलमी जो तेल की कीमत है, मैं इस वक्त भी अगर देख रहा हूँ मार्केट, तो जो ब्रेंट की कीमत है वो $95 के करीब चली गई है। ये आज से चंद हफ्ते पहले चले जाएं तो $85-87 पे, तो एक इंटरनेशनल कीमत जो है वो बढ़ी है। दूसरा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो पिछले, अगर आप एक साल में देखें तो 25-26% उसमें एक कमी आई है। दो कुछ गेम्स हमने 2-2.5-3% के अभी देखे हैं इंटरबैंक में। ये याद रखिए कि हमारे लिए सिर्फ इंटरबैंक मैटर करता है। ये जो ओपन मार्केट में 30-35 रुपए कम होना है, ये तो एक ग्रे मार्केट थी। असल जो पेमेंट्स हैं वो इंटरबैंक के थ्रू, तो उसमें थोड़ी सी कमी जो है वो जरूर आई है, बट इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है। अब देखिए, इसका जो देरपा हल है वो तो पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज पे ही बिजली बनाना, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर तेल की कीमतों का गाड़ी चलाने में, और जो सेकंड राउंड इम्पैक्ट है कीमतों पे आता है। पर एक अगर और चीज़ देखें तो क्योंकि इम्पोर्टेड बिजली है, इम्पोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ती है। बेसिक फ्यूल की है वो भी तब्दील होती है जब बेसिक कीमत एनर्जी की भी तय होती है। सो अगर ये सारा तनाजुल हो आपके सामने, और पाकिस्तान की भी इकोनॉमी स्लोइंग हो, दुनिया की भी स्लोइंग हो, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हो, तो क्या करना चाहिए? लेकिन अभी आपकी बात, मैं जो यहाँ पर राइट क्वेश्चन इज कि हमारे पास डॉलर्स तो है नहीं। अगर हमने पेट्रोल को बाहर से मंगवाना है, अब हमने चाइना को भी सूद की किस्त देनी है, हमने सऊदी अरब से जो डॉलर रखे हुए थे वो भी उनको वापस करने हैं, तो हमारे तो रिजर्व्स में डॉलर्स तो ऑलरेडी है नहीं। तो हमने पेट्रोल को इम्पोर्ट करना है, और फिर पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ती जा रही है, और फिर हमने इम्पोर्टेड पेट्रोल से इम्पोर्टेड बिजली भी पैदा करनी है, और फिर वही महंगी बिजली हमने आवाम को भी देनी है। तो फिर हुकूमत करे क्या इस सब सूरत हाल में? और फिर सूद भी अदा करना है। आपकी ये सब बातें जो है इनमें बहुत वजन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को जब तक हम इस शॉर्ट टर्म के भी डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से निकालेंगे नहीं, ये मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की जो फ्लोज हैं जो आने हैं, चाहे वो डेट की मद में हो, IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, ADB के हैं, $9 बिलियन जनीवा के प्लेजेस हैं, कमर्शियल फ्लोज हैं, और इसके साथ साथ लेट्स होप कि कोई इन्वेस्टमेंट फ्लोज जो सऊदी अरेबिया से स्पेशली और मिडल ईस्ट से सेकेंडली और थर्डली CPEC 2 के अंडर जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों बलोचिस्तान के मिनरल्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर की कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, ये फ्लोज जब तक स्मूदन आउट नहीं होते, पाकिस्तान का जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्रंच है उसको ओवरकम करना हमारे लिए एक जगलिंग सा बन गया है कि हम जगल कर रहे हैं इस चीज़ को। कल भी मैंने रात को देखा तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे, आपने बड़ा अच्छा रखा है मैडम सामने, वो $7.6 बिलियन पे नीचे आ गए थे। याद रखिए IMF प्रोग्राम के बाद ये $8.7 अरब तक ऊपर चले गए थे। सो $1.1 बिलियन जो है हमने इसमें लूज किया है। करंट अकाउंट का डेफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है अगस्त के महीने में, जुलाई में बढ़ा हुआ था, बट ओवरऑल आपको ये करना है। पर दूसरी तरफ मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त अपना तर्ज जिंदगी बदले हुए, और ये मैं बात आज नहीं कह रहा, मैं पिछले 14 माह से कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगी, और एनर्जी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है और जो फूड इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो लोगों की ज़िंदगी में तभी कम हो सकता है कि आप अपना एनर्जी का तर्ज ज़िंदगी कंप्लीटली बदल दीजिए। आप अपने घर में जितने अप्लायंसेज हैं वो मेक श्योर कीजिए कि एक पीक टाइम है ना आपका 5 से 9, आप 5 से 9 बिल्कुल बिजली का इस्तेमाल 0 के करीब ले जाइए। अब आप कहेंगे ये मैं अजीब बात कर रहा हूँ, पर नहीं कर रहा, क्योंकि उस वक्त बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह आप घर में जितनी एफिशिएंट अप्लायंसेस पे जाएंगे उतना ही आपका बिजली का बिल संभलेगा।
कारपूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, छोटी जगह जाना हो पैदल जाइए, साइकिल पे जाइए। आप अपने खर्चे जब तक बहुत घटाएंगे नहीं, ऑन दी एनर्जी स्पेशली, ऑन द फूड, मैं बार बार कहता हूँ गो टू होलसेल, डोंट बाय रिटेल। जितना होलसेल खरीदेंगे, संडे बाजार हैं, और खरीद के रख लीजिए, और फिर मैनिपुलेट कीजिए कि अगर किसी चीज की कीमत बहुत बड़ी है बिकॉज शॉर्टफॉल आया है, कभी अभी हमने तोरखम बॉर्डर अगर थोड़ा सा सील किया हुआ था और आपको ये लगे कि वहां से कोई चीज इंपोर्ट हो रही है और वहां से कीमत एक बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, वहां मैनेज कीजिए वेजिटेबल्स को। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन दी इमीडिएट ये मसले अभी जाएंगे नहीं, इट विल टेक अ व्हाइल बिफोर वी कैन सेटल ऑल दिस। अल्लाह करे कि हम एनर्जी की सर्जरी करके उसको ठीक कर सकें, अल्लाह करे कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज पे जा सकें, हम थर्ड कोल को इस्तेमाल कर सकें, हम ये सब चीज़ें कर सकें। और लेट्स होप कि जो अभी इंटरनेशनल कीमत बढ़ गई है, आज जो हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठता हूँ पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, तो मैं इंटरनेशनल एशियन मार्केट्स देखता हूँ बहुत गौर से। आज मैं आपको अगर बताऊं जो हुआ है, जो क्रूड या ब्रेंट की कीमत कल $92-93 पे थी, इस वक्त भी मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये 94.57 पे बढ़ गई है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक स्टिमुलस दिया है। जब सबसे बड़ा प्लेयर इन द मार्केट ये कहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा हूं, तो सब दुनिया में ये समझते हैं कि अब चीजों की जो मांग है, जो डिमांड है, जो ऑयल की डिमांड है, एनर्जी की डिमांड है, कॉपर की डिमांड है, मैग्नीशियम की डिमांड है, वो बढ़ेगी। ये चाइना इफेक्ट है जो इस वक्त चल रहा है। प्लस सऊदी अरेबिया और जो बाकी ममालिक हैं उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट काटी हुई है। सो ये है सिनारियो। इस सिनारियो को अब हर पाकिस्तानी को आपका फर्ज है कि समझा दें। मैंने आपको एक एक चीज सामने रख दी है, ये चीजें तब्दील भी नहीं होने वाली इन द नियर फ्यूचर। अगर चाइना का स्टिमुलस कंटिन्यू होता है और कामयाब होता है, और तो ये इस पे और प्रेशर आ सकता है। सो अपना तर्ज जिंदगी टोटली छोड़ दीजिए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात, और आप हमारे प्रोग्राम में इस चीज़ को इतनी बार पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं कि हमें अपने एक्सपेंसेस को खुद कंट्रोल करना होगा। हम अगर थोड़ी थोड़ी बचत कर भी लेते हैं छोटी छोटी जगहों पर, अगर होलसेल में हम चीज़ें ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि बड़े लेवल पे हुकूमत टैक्सेस तो उसी तरह लगा रही है ना। बिजली के जो पर यूनिट कीमत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, फ्यूल की कीमत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड ऑल्टरनेटिव हमें उस तरह से रिलीफ दिया नहीं जा रहा। यूके के अंदर एक बिल पास हो गया है कि 2035 तक कोई भी पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ी नहीं होगी, सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। अमेरिका के अंदर आप देखें हर जगह पर, हर मॉल के बाहर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ रिचार्ज करने के लिए उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है ताकि फ्यूल की कंजप्शन कम हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना हुकूमत ऐसी महंगी गाड़ियों को उन पे मजीद ड्यूटी आयद कर रही है कि उनको इंपोर्ट अगर किया जाए तो मजीद टैक्स देना पड़े। मैम आपने जितनी बातें रखी हैं सही हैं सब। सो अब हमने एक तो मैंने इंडिविजुअल जिम्मेदारी की बात की, वो मैंने इसलिए की कि आई फील फ्रॉम माई हार्ट के लोग तकलीफ में हैं, और आई फील फ्रॉम माई हार्ट कि अगर लोग ये तब्दीलियां करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन तब्दीलियों से 20-25% वो अपने बिलों को घटा सकते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर अगर दूसरी तरफ हुकूमत के जो फ़राइज़ हैं उससे आप बिल्कुल इनहराफ कर नहीं सकते। आपको डायरेक्ट टैक्सेशन हो, बिजली के मद में पूरा जो सिस्टम जो निज़ाम है उसको ठीक करना हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जाना हो। मैं पेरिस में रहता हूँ, मैं पेरिस में भी काम करता हूँ। आप यकीन करें कि वहाँ 4 ग्रेडिंग्स हैं, 1 2 3 4। जो 1 और 2 की ग्रेडिंग है वही गाड़ियां सिर्फ शहर में दाखिल हो सकती हैं, वरना आप शहर से बाहर काम कर सकते हैं उन गाड़ियों पे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। Fair enough। अगले 5 साल में वो ग्रेडिंग जो 1 और 2 है, कि जो 2 भी है वो भी चली जाएगी, और 1 यानी कि ईवी या हाइब्रिड के अलावा कोई गाड़ी पेरिस के शहर में नहीं दाखिल हो पाएगी। आपकी बात में बिल्कुल वजन है, दुनिया बिल्कुल इस तरफ जा रही है। सो यू नो आई हैव अ ग्रेड 2 कार इन पेरिस। उस ग्रेड 2 को अब हमें चेंज करना पड़ेगा इन द कमिंग ईयर्स। सो डॉक्टर साहब आप हैं, आप ठहरे बाबू, अमरीकी बाबू, और बाहर में पैसे भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो यहाँ पर वही है ना, एक कल्चर से अगर हमने किसी बड़ी गाड़ी पर भी जाना है तो पहले तो हमें कितने साल तक पैसे जोड़ने पड़ेंगे, जब उस लिमिट तक पहुँचेंगे पता चलेगा उस पर और टैक्स आ गए। ये मैं इसलिए चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दुनिया जो है कंटिन्यूसली इस्लाहात और तब्दीली में है, हमें भी कंटिन्यूसली इस्लाहात और तब्दीली लाना चाहिए। मैंने
मैं एक चीज जरूर अर्ज करूंगा कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में हम जो तब्दीली है या जो चेंज है अपना, मैं इर्द गिर्द के चेंज को जरा कम महसूस करने की कोशिश करता हूं। मैं हर रोज ये सोचता हूं, और इस वक्त कौम को अगर इस मुश्किल से गुजारना है, जो कि हमारा फर्ज है, तो मुझे उनको यही कहना है कि आप डेली अपना बड़ा विजिलेंट रहेंगे। यार मैंने बत्ती बंद करनी है, ये अगर टमाटर ही महंगा हो गया है तो दही से खाना बना लें। दिस इज व्हाट आई एम टोल्ड। मैं इतना खाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ टमाटर की कीमतें पिछले चंद दिनों बढ़ी हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी ये इतनी विजिलेंट जो मॉनिटरिंग है वो लाइफ ही करनी है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, पर हालात ऐसे ही हैं। इसमें थोड़ा सा शायद ये वक्त गुजर जाएगा। दूसरा, मैं एक चीज और कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत पे प्रेशर रखिए। कोई भी हुकूमत हो, मैं इस चीज में जाता ही नहीं हूँ कि वो बिजली का निज़ाम ठीक करें, वो डायरेक्ट टैक्सेशन करें, वो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। इससे तो हम इनहराफ कर ही नहीं सकते। तीसरी भी एक चीज आप कर सकते हैं जो मैं कहता हूँ बहुत आसान है। अगेन, मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुश्किल से गुजर जाएं। अगर मेरा बेटा मैट्रिक पास है, बहुत सादी सी बात, तो मैं उसको कहूँ यार तुम 8वीं जमात के जो बच्चे हैं उनको तालीम दो। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? अगर वो 100 रुपए भी कमा लेता है एक हफ्ते के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो 100 रुपए भी उसके 100 रुपए हैं। सो हर एक को थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा अपनी इनकम्स को इस तरह से। और ये नहीं है कि नई जाके नौकरियां ढूंढें, फिर कोशिश करें कि नए ये जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन वो कुछ करने की कोशिश करें, अखबार में लिखें। खाकान साहब, ये तो आपने बिल्कुल जो सजेशंस दी हैं बहुत आइडियल हैं, बेहतरीन हैं। लेकिन सर, गवर्नमेंट लेवल पर अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो हमारी नालायकी और नाअहली का इस वक्त हालत ये है कि हमें सिर्फ 15 अरब डॉलर्स के लिए हमें IMF से बिजली के हवाले से रिलीफ लेना पड़ता है। और हम दूसरी तरफ हम देखें कि बिजली चोरी, लाइन लॉसेस की मद के अंदर टैक्सेस टारगेट्स पूरे ना होने में वहाँ पर अरबों रुपया हमारा ज़ाया हो रहा है। अगर हम अपनी गवर्नेंस पे सही तरीके से काम करें और अपनी कारकर्दगी इदारे सही तरीके से करें तो ये सब चंद अरब के लिए, इन डॉलर्स के लिए हमें भीख ना मांगनी पड़े और हम बड़े शादियाने बजाते हैं अगर वहाँ से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। मेरे दोस्त, मैंने एक आखिरी जो आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के लिए, मेरा ख्याल है लास्ट ही था, वो ये कि आर स्टोरी इज आर्स टू राइट। आपने जो गुफ्तगू की है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जब तक हम ये अपनी स्टोरी खुद नहीं लिखना शुरू करेंगे, हम अपने टैक्सेस खुद नहीं कलेक्ट करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन का जो इस वक्त भी हुजम है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 589 बिलियन, मतलब ये 590 अरब के करीब तो हमें डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है पावर का खुद कह रहा है कि ये लाइन लॉस और चोरी की मद में मिलकर इस साल मुतवक्के है। अब आप मुझे बताइए, ये 2 अरब डॉलर के करीब है। इसको कम करना हमारा फरीज़ा भी है, और मैं तो कहता हूँ कि ये दीनी फरीज़ा बनाना चाहिए और हर मस्जिद में ऐलान होना चाहिए कि चोरी करना कोई अच्छी चीज नहीं है। चाहे आपके पास नहीं है पैसे देने के, फिर भी नहीं। और बड़ों के लिए तो स्पेशली ऐलान होना चाहिए कि चोरी करना जो है वो सऊदी अरेबिया में तो हाथ काटने के बराबर है ना, इतनी सीरियसनेस है उसकी। लेकिन सर ये भी फैक्ट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, थोड़ा कानून को भी हमें सख्त करना होगा। ऐलानात, नसीहतें तो हमने बहुत ज़्यादा की। अगर कानूनी तौर पर इन सज़ाओं पर सर अमल दरामद हो, कानून का कोड़ा हरकत में आए, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। यही चीज़ है ना जिसका हम रोना रो रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक शामिल करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, देखना ये होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन संजीदा है फिजा, और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सियासी वाबस्तगियों से इज्तनाब किया जाए, तो फिर बहुत से ऐसे वुज़रा हैं जो निगरान सेटअप का हिस्सा हैं, उनके फारिग होने का भी खदशा है। एब्सोल्युटली। तो अब ये उनके डिसीजन पर है। आगे बढ़ते हुए अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है जी, पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी अब यहाँ पर एक्शन करते दिखाई देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अब लाहौर के दौरे पर निकल पड़े हैं और वो एक इंतखाबी जलसे करते करते पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं। और अब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका इजलास होने जा रहा है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी करेंगे, जिसमें फैसला ये होगा कि जो आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि इलेक्शन को 90 डेज़
के अंदर एक तो इस मामले पर बहस की जाएगी और फिर फैसला ये किया जाएगा कि 90 डेज में इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि बिलावल इसके बहुत बड़े हामी हैं कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो के बयानात कुछ और चीज़ें जाहिर करते हैं, जरदारी साहब बिल्कुल किसी और पेज पर खड़े हैं, और बिलावल साहब ने अक्सर इस बात पे कहा भी है, जो उनकी वो स्टेटमेंट सामने आई थी कि मैं घर के अंदर जरदारी साहब के फैसलों का पाबंद हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर मैं पार्टी की पॉलिसीज़ का, सीईसी के फैसलों का पाबंद हूँ। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो रही है कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ तो है। जरदारी साहब जो है ज़राए के मुताबिक ये है कि वो इलेक्शंस अभी नहीं करवाना चाहते हैं, वो इसके हक में नहीं है। फरवरी में बिलावल साहब चाह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हों। अब ये सारी सूरत हाल है, और फिर जो लाहौर में पीपल्स पार्टी ने डेरे डाले हैं, तो शनीद ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को लेकर इस दफ़ा काफ़ी संजीदा है। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि अब तो पहले ये बता दें कि इलेक्शंस हम कोई उम्मीद रखें कि इलेक्शंस होने भी हैं या नहीं होने, और अंदर जो अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान, तो आप तो पार्टी की बड़ी अहम रुकन भी हैं, तो आप हमसे कोई शेयर कीजिए कि ये सिर्फ एक इसको कॉन्स्पिरेसी समझा जाए या सच में भी कोई इनके इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि दोनों इलेक्शंस पे एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी क्लियर। जी सहर साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? सहर कामरान साहिबा से मेरा ख्याल है राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता करते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं बयानात की हद तक हो, लेकिन जो महंगाई है, जो हालात हैं, ये पार्टीज़ कम अज़ कम अभी संजीदा नहीं है इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट, हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं, पीटीआई को जब रिप्लेस किया गया था एक आईनी तरीके से, तो इनके आने का बुनियादी मकसद यही था कि महंगाई बहुत ही है, हालात बहुत ख़राब है। जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, चूँकि हम तजुर्बाकार लोग हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, बड़ी ज़बरदस्त मुआशी टीम हमारे साथ है, इसाक डार साहब फिर आए, लेकिन उसके बाद हमने देखा इन 16 माह के अंदर इस तजुर्बाकार इत्तेहादी हुकूमत ने जो महंगाई का तूफ़ान मचाया, जो महंगाई आई, तो उसके बाद अवाम भी बहुत नाला है, और उसके बाद फिर ये चीज़ है कि ये अब फेस करने से भी कतरा रहे हैं ना। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी आप ये देखें कि महंगाई तो अभी प्रायोरिटी पे है ही नहीं। द थिंग इज़ कि अभी पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी इन एक्शन होने जा रही है, सहर कामरान साहिबा ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर अब आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि इलेक्शंस पर अब बाप बेटा एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे, आप तो बड़ी अहम रुकन है पीपल्स पार्टी की, क्या अंदर रंजिशें चल रही हैं दोनों में? शुक्रिया शिताब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी एब्सोल्युटली। जी ठीक है, मैं आपको पहले भी जवाब दे रही थी, लेकिन शिताब पहली बात ये कि तासुर बिल्कुल गलत है कि कोई इख्तलाफ है, बिल्कुल जो है कोई इख्तलाफ नहीं है। दो स्टेटमेंट्स को, जो अलग अलग स्टेटमेंट्स थी, उनको जो है इस तरीके से पेश किया गया। देखिए, जो पीपल्स पार्टी की पिछली सीईसी थी, उसके अंदर एक बात जो है वो बिल्कुल वाक़ई थी, और सीईसी से पहले भी पीपल्स पार्टी का एक असूली मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत में हो। अब जो जिस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई, उसमें एक सवाल जो है पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी से पूछा गया, उन्होंने जो सवाल पूछा गया उन्होंने उसका जवाब दे दिया। चेयरमैन साहब तो ऑलरेडी निकल चुके थे, आपको पता है कि वो रास्ते में थे कॉन्डोलेंसेस के लिए, तो जब वो उनके पास वो बात पहुंची तो उन्होंने वही जवाब दिया पीपल्स पार्टी का सीईसी का मौक़िफ़ था, और इसमें कोई किसी किस्म का इबान नहीं है। आप ये देखें, इकट्ठे बैठे हैं, कल से हमारा मुशावरती अमल जो है वो जारी है। पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम फैसले सीईसी के अंदर बिल्कुल एक कलेक्टिव विजन से होते हैं, और वो अब सिर्फ इस बात में तो कोई इख्तलाफ है नहीं कि इलेक्शन आईनी मुद्दत में होने चाहिए। लाए अमल पीपल्स पार्टी को क्या इख्तियार करना है, और जो आज जो हालात पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर हमें किस तरीके से आगे चलना है। अच्छा सहर साहिबा, बिल्कुल आपने जो बात की है, आपने कहा कि ठीक है आईनी मुद्दत में होने चाहिए, आइन भी यही कहता है। ये बताइएगा, अगर इलेक्शंस 90 रोज़ के अंदर होते हैं, जो कि होते तो दिखाई नहीं दे रहे, जब भी होते हैं, पीपल्स पार्टी का नैरेटिव क्या होगा इलेक्शंस को लेकर, आवाम के पास क्या चीज़ लेकर जाएंगे? इत्तेहादी हुकूमत का आप लोग हिस्सा थे, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा थे, इन 16 माह के अंदर जो महंगाई हुई, जो आवाम का जो हशर हुआ, मुआशी तौर पर इकनॉमिकली जो डैमेज हुई पाकिस्तान की आवाम, क्या आपका उस पर नैरेटिव होगा? PMLN भी आपकी इत्तेहादी थी, JUIF भी आपकी इत्तेहादी थी, तो किसके खिलाफ आप मैदान में उतरेंगे कि इन लोगों ने मुल्क का ये हाल किया है? जिन्होंने किया है, आप लोग तो बिला शिरकत गैर उनके साथ इक़्तिदार में रहे हैं।
देखिए, पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने आवाम को हमेशा सर्व किया है। हमारा आवाम के साथ एक अटूट रिश्ता है और आपने देखा कि जितने भी इंतखाबात हुए इस दौरान, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात थे या बल्दियाती इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें जीती। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम की खिदमत पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के पास चाहे वफाकी सतह पे जो वजारतें थी, आप उसके अंदर हमारी कारकर्दगी देखें कि जिस तरह पाकिस्तान आइसोलेटेड था, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बेहतरीन वजीर खारजा का जो है किरदार अदा किया और उन्होंने पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया दुनिया भर से और हर जगह नुमाइंदगी की और भरपूर नुमाइंदगी की। मैं फख्र है हमें उसके ऊपर। इसी तरीके से आप मौसमियाती तब्दीली की वजारत ले लें, इसी तरीके से आप बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है मैडम। आप अपने जो एक मिनट दीजिएगा, आपने पूछा है एक, देखिए चाहे आप जो है वो बदतरीन बारिश और सैलाब के बाद सूबे के अंदर आप देखें कि पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रही है और वी स्टिल रिमेम्बर जब एंटोनियो गुतेरेस आए थे, फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ खड़े थे, पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी गई, उनको हर चीज़ बताई गई सैलाब की सूरत हाल में। हमने बिलावल भुट्टो को तब भी बड़ा अप्रिशिएट किया था कि जब वो आए थे और किस तरह से हुआ, उन्होंने काम नो डाउट किया है। लेकिन अब पंजाब के अंदर जो आपकी एंट्री होने जा रही है, आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी कोई पंजाब के अंदर कोई इतनी ज़्यादा मकबूल नहीं रही। पहले ये पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब, तो अभी जब दोबारा से एंट्री होने जा रही है, फिर कुछ आपका जो सदर्न पंजाब है उनके रहनुमाओं से कुछ राब्ता भी था जब वो लोग पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, जीजीए के साथ भी आप राब्ते में हैं, तो पंजाब के अंदर क्या हलचल होने जा रही है? कुछ सीट्स आप निकाल पाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी ज़िमनी इंतखाबात में नशिस्त जीती है। जी। अब आप कह रही है पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी के साथ जो है 2008 की जब इलेक्शन हुए तो सब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत एक ऐसा वाकया था, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें अपनी ली। उसके बाद 2013 में सिक्योरिटी के नाम पे हमें तो कंपेन ही नहीं करने दी गई पंजाब के अंदर। 2018 के अंदर जो इलेक्शन जिस तरीके से मैनेज हुए आरटीएस सिस्टम के जरिए, तो हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान को तमाम चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए एक ही वाहिद रास्ता है कि बरवक्त शफाफ इलेक्शन हो और मुंतखब हुकूमत के हाथ में इक़्तिदार दिया जाए ताकि वो अवाम से अपने वादे पूरे करे। पीपल्स पार्टी का एक जो है वो हिस्ट्री रही है। ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही हमें, ये किसको शिकवा कर रहे हैं? कौन उनको नहीं खुल के खेलने दे रहा? देखिए, बात ये है कि इस पर तो कोई शक नहीं है ना। मैंने आपको 2013 का भी बताया, 2018 का भी बताया और अब भी हम ये देख। लेकिन सहर साहिबा 2013 में तो चैलेंजेस सबके साथ थे। एएनपी की लीडरशिप के ऊपर कितने हमले हुए, जेयूआईफे पे हमले हुए, एएनपी ने भी सफर किया, सबने सफर किया। वो तो सहर साहिबा वो तो सबने ही उससे सफर किया। और अब भी ये हो रहा है कि जिनके किसी के लिए इक़्तिदार का मौसम आएगा तो वो आ जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन तारीख दे देगा। देखिए, बाकी हम तो यही कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आप तारीख दें, ठीक है ना। आपने इलेक्शन कराने हैं आईनी मुद्दत में, आप जो है तारीख दें। आपने डिलिमिटेशन अनाउंस कर दिया, अब इलेक्शन की कोई तारीख अनाउंस नहीं कर रहे। कभी हमें तारीख की खबर कहीं से आती है, कभी कहीं से आती है कि इलेक्शन कमीशन ये वेट कर रहा है कि जो है कोई इक़्तिदार का मौसम आएगा, कोई तशरीफ लाएगा, उसके बाद वो तारीख देंगे, उनको सहूलतें फराहम करेंगे। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए। अच्छा सहर साहिबा, ये बताइए ना, पंजाब में अब पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा है, डेरे डाले हुए हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब इजलास कर रहे हैं, मुसलसल राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो आपकी मरकजी लीडरशिप थी, एतजाज एहसन साहब, वो आपसे मुसलसल खफा रहे, दूर रहे। लतीफ़ खोसा साहब को देख लें, तो आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर पंजाब में बहुत बड़ी डिवीज़न हमें देखने को मिली। जो आपका चेहरा थे, जो फेसेस थे पीपल्स पार्टी के, वो लोग आपसे दूर हैं, तो बाकी लोगों को दूर से आप शामिल करें या जो भी है, लेकिन पंजाब के अंदर तो आपकी पार्टी बड़ी मुंतशिर सी नज़र आ रही है। देखिए, पहली बात ये कि पीपल्स पार्टी का वोटर पंजाब में है और अब आप ये देखिए कि जहाँ पे भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, अब हम उनके साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, मुतहर्रिक हो रहे हैं। और जहाँ तक कि आप ये बात करें, देखिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसके अंदर इख्तिलाफ राय जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। पार्टी के अंदर हमारी जब पीसी होती है उसके अंदर भी डिबेट होती है, भरपूर डिबेट होती है और उसके बाद एक नरेटिव, एक बाद एक डिसीजन आता है। तो ये ऐसा कोई तासुर जो है ना के कोई नाराज है, देखिए हर रहनुमा की बहुत कदर है, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी का हर वर्कर पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी सवाल उठाते हैं। बहुत सारी
एक बड़ी पार्टी के अंदर इस तरह की बातें हो जाती हैं और कोई ना नाराज है ना। आप देखें एतजाज हसन चिश्ती जो हमारी सीसी की मीटिंग थी उसमें थे, और आप ये देखें कि सबकी राय जो है पीपल्स पार्टी जहां आईनी उसको ओपिनियन लेना पड़ता है तो सबकी राय होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। ये तो सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त के लिए कि जो भी पीपल्स पार्टी का जो सीईसी का इजलास के बाद फैसला किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बात की नफ़ी कर दी है कि दोनों बाप बेटा में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन बज़ाहिर एक पेज पर नज़र भी नहीं आ रहे वो इलेक्शंस के मामले पर। बट लेट्स सी आगे होता क्या है। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जिस इशू पर हम बात कर रहे थे कि क्यों आखिर दहशतगर्दी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें इजाफा हो रहा है और मजहबी सियासी शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। कल के वाक़े से मुताल्लिक़ ही तर्जुमान JUIF असलम गौरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, उनको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो गौरी साहब हम भरपूर मजम्मत करते हैं हाफिज़ हमदुल्ला पे जो कल अटैक हुआ है, जितने भी अल्फाज में उनकी मजम्मत की जाए वो कम है कि हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, और उनको इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। तो आप बताइएगा कि किस तरह से, पहले तो उनकी सेहत से मुतालिक बताइएगा कि वो कैसे हैं, आपकी उनसे बात हुई, और फिर दूसरा मुहर्रिकात क्या लगते हैं, क्यों ये दोबारा से हमलों में इजाफा हो रहा है। शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बात यह है कि जी कुछ अरसे से नहीं बल्कि एक लंबे अरसे से JUI टारगेट है, और इसका आपको याद होगा इसी एरिया में हमारे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी साहब भी बस्तों के इलाके में टारगेट हुए थे और 40 के करीब हमारे लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में दूसरे इलाकों में तकरीबन डेली ही हमारा कोई ना कोई आदमी शहीद हो रहा है। और इसी तरह ये बाजौड़ में आपने देखे 73 के करीब लोग हमारे शहीद हुए हैं। और यही जल्द हमारा कारकुनों का अपना वर्कर्स कन्वेंशन था, और कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई मजहबी इशू हो या कोई ऐसी चीज़ हो, ये वर्कर्स कन्वेंशन था ओनली JUI का अपना। लेकिन तो असलम गौरी साहब कल हाफिज साहब पर हुआ है, हाफिज साहब एक प्रोग्राम। बिल्कुल असलम गौरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये हुआ, आप साहब सर बात मुकम्मल कर लें प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कल आप साहब जा रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे क्वेटा से अल्लाद की तरफ, और रास्ते में मस्तोंग जैसे ही क्रॉस किया तो एक स्पीड ब्रेकर आया। स्पीड ब्रेकर पे जब उन्होंने अपनी गाड़ी ब्रेक की तो बिल्कुल स्पीड ब्रेकर इस टाइप का है कि वो बिल्कुल गाड़ी रुक जाती है एक दफ़ा। तो जैसे गाड़ी वहाँ रुकी है तो वहाँ एक डिवाइस ऐसी फिट की गई थी जो रिमोट कंट्रोल से जो उनको निशाना बनाया गया। हमारे तकरीबन टोटल हाफिज साहब समेत 11 साथी वहाँ पर जख्मी हुए हैं, और जिनमें एक जो हाफिज साहब के गनमैन हैं वो सीरियस हैं, जिनको शायद आज कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी हाफिज साहब काफ़ी बेहतर हैं, अलबत्ता जख्मी तो हैं, लेकिन ये कि कोई उस कंडीशन में नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि सीरियस कंडीशन वाला मामला है। असलम गौरी साहब, आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह हौसले बुलंद है। असलम गौरी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले जब ये नई हुकूमत आई है तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद से तो तवक्को ये की जा रही थी कि हालात सरहद के उस पार साजगार होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी अफगानिस्तान की। सर अब ये जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, आप लोगों की खास तौर पे JUI की क़यादत की तो बहुत करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं, कुर्बतें भी रही हैं तालिबान की गवर्नमेंट के साथ। आपको क्या लगता है TTP ही यूज़ हो रही है आप लोगों पर हमलों के खिलाफ? किसकी जानिब से हमला किया गया है और क्यों किया गया है? देखिए, हमें इसमें ये तो हमारे बेहतर अदारे ही जानते हैं। हमारे इंटेलिजेंस अदारे दुनिया के नंबर 1 अदारे हैं इंटेलिजेंस के, और हमारे सिक्योरिटी अदारे भी दुनिया के नंबर 1 अदारे हैं। हमें उनसे भी गिला है कि उनकी फेलियर क्यों बार बार आ रही है, हमें उनसे भी शिकायत और गिला भी है। हमारे अपने हैं, जब हमें अपने ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर हम दूसरों से गिला क्या करें। जहाँ तक बात आपने दूसरा पॉइंट रेस किया है अफ़गानिस्तान वाला, तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अनासर तालिबान के एंटी थे और उनसे लड़ रहे थे, वो किसी तरह से वहाँ से खौफज़दा होकर हमारे इलाकों में आ गए, और वो फिर अब यहाँ आके वो अपने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल हमारे सिक्योरिटी अदारों पर भी अटैक हो रहे हैं। आपने देखा होगा रोज़ाना आर्मी के कुछ लोग भी शहीद भी हो रहे हैं, ज़ख्मी भी हो रहे हैं, उन पर भी अटैक हो रहे हैं। तो अब हमारे अदारे अपना काम तो कर रहे हैं,
लेकिन एक बात ज़रूर हमें तशवीश होती है कि हम इनके सामने क्यों फेलियर हो रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि ये इतने हमने अब तक ऑपरेशन किए हैं, ज़रब-ए-अज़ब है और है, विदुल 9-10 फसाद है, जी ऑपरेशन किए हैं, बिल्कुल। बल्कि 10 से ज़्यादा हुए, लेकिन हम किसी रिजल्ट के ऊपर क्यों नहीं पहुंचे। अभी पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर आए थे, मैं भी साथ था, तो उन्होंने खुल के साथियों के साथ इस इशू पे बात की। तो हमारे यहाँ लाहौर के सीनियर साथी बैठे हुए थे, वो हैरान थे और सुन रहे थे, कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं ये सब कुछ उस इलाके में हो रहा है। तो ये वो उसके बाद ये कल वाकया हो गया। तो कहने की गौरी बात साहब, ये है कि आप ये हम नहीं इसको देखते भुगत रहे हैं कि और टाइमिंग्स सालों से देखें, इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस आगे सर पर हैं, इलेक्शन से पहले इस तरह से शख्सियात को टारगेट करना और स्पेसिफिक जो हमारे इस्लामिक शख्सियात हैं उनको इस तरह से मजहबी शख्सियात को टारगेट करना। देखिए, उस एरिया में मजहबी शख्सियात का एक अपना असर और रसूख है जी, और जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा उस एरिया में जीतती है और एक आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर साबका हुकूमत को वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो 7-8 साल हुकूमत रही है और उसने बड़ी कोशिश की है कि KPK का मिजाज जो है सेकुलर बनाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब चूंकि बुनियादी तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका मुतबादल हम ही हैं और आइंदा फ्यूचर इंशाल्लाह हमारा ही होगा, तो हमें शायद इस चीज़ से दूर रखने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह से हमें खौफजदा किया जाए, हमें इंतखाबी मुहिम चलाने में खौफजदा किया जाए, हमें आवाम से राब्ते में खौफजदा किया जाए। साहब, तो इंशाल्लाह तो वो क़यादत इसमें नाकाम होंगे। आपकी तो क़यादत इक़्तिदार में भी रही, अभी PDM का आप लोग हिस्सा भी थे, आप लोग तो सर हुकूमत में रहे हैं, इससे पहले भी तकरीबन तमाम हुकूमतों में JUIF रही है, तो सर आपको इक़्तिदार से कौन दूर रख सकता है और इसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरा सर ये भी जवाब दीजिएगा कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जब अरूज पर थी, एक बड़ी बहस थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड को बैड को, तो अब आप समझते हैं कि ये बहस ख़त्म होनी चाहिए, दहशतगर्द होता है, कंफ्यूज नहीं हमें होना चाहिए इस तमाम तो सूरत हाल में? देखिए, जहाँ तक है ये तालिबान की बात है, तो तालिबान ने तो उस गवर्नमेंट ने ऐलान किया, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान शरी है, उसको उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है, सब कुछ किया है। तो जो उनके मानने वाले, जो उनके हुक्म पे चलने वाले, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो साफ ज़ाहिर वही लोग होंगे जो उनके हुक्म पे नहीं चलना चाहते या नहीं मानते। तो हमें अपना किरदार अदा करने चाहिए, हमारे अदारे इसको ज़रा सीरियस ले मैटर को, और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं। और हमारे पहाड़ी, चूंकि एक पहाड़ी सिलसिला है, बड़ा लंबा चौड़ा है और उसमें छुपने की जगह भी है, रहने की जगह भी है, वो कि हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस लगी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हम अच्छी तरह से क्लीन अप नहीं करेंगे अपने इलाकों को, उस वक्त तक ये सूरत हाल रहेगी। और इससे कबल आपको पता होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब पर भी 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। हमारे साबिक जो अपना वज़ीर आला थे अकरम दुरानी पर भी खुदकुश हमला हो चुका है। हम मुस्तकिल इसको फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों को फेस करते हुए आ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। ये JUI एक तहरीक का नाम है, सियासी जमात बाद में है, 100 साल से ऊपर हमारी तारीख है। यहाँ तो JUI की शख्सियात नहीं होती, एक शख्स जाता है तो दूसरा आदमी खुद ब खुद उसकी जगह आके ले लेता है। और ये एक तहरीक है, इंशाल्लाह जब तक हम पाकिस्तान की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान में आइनी जद्दोजहद के लिए, पाकिस्तान को उस विजन के ऐन मुताबिक कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक इस मुल्क में एक इंतहाई मुसलमान मुआशरे के क़याम के लिए हम ठीक है। बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब, तर्जुमान JUI हमारे साथ मौजूद थे। तय है सियासी शख्सियात पर हमले होना, हमारे अस्करी इदारों पर हमले होना या हमारी आवाम पर हमले होना, इनकी हर तरह से मजम्मत की जानी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है सियासी शख्सियात अपना असर व रसूख रखती हैं और ये वो सियासी शख्सियात हैं जो वोट के ज़रिए तब्दीली को समझते हैं कि वोट के ज़रिए तब्दीली आनी चाहिए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। खैर अल्लाह ताला मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारे हालात बेहतर हों। हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुकाबला हुस्न हो रहा है, आलमी मुकाबला हुस्न, जिसमें 5 पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। कुछ का ताल्लुक कराची से है, कुछ का रावलपिंडी से है। वो 5 लड़कियां हैं और इनमें से जो मिस यूनिवर्स हैं वो एरिका रॉबिन जो है वो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन भी गई हैं। अब
ये तो एक खबर थी, अब इस खबर ने तहलका इस वजह से मचाया कि कंट्रोवर्शियल हो गई। जो हमारी मजहबी शख्सियात है, मारूफ आलिम दीन है मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्होंने जो बहुत तनकीद की है, तनकीद की है। एक्स जो एक सोशल मीडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने एक कमेंट करते हुए कहा है कि हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह से लड़कियों के जरिए आलमी उसूल में की जाएगी, हम इसमें कहाँ तक गिर सकते। अच्छा, ये डिबेट है। एक तबका तो पाकिस्तान में वो है जो ये कह रहा है कि क्या है, अगर पाकिस्तान में आलमी मुकाबला हुस्न हो रहा है तो इसमें कबाहत क्या है, लड़कियां अगर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, आलमी मुकाबला हुस्न है, इसमें कोई किसी किस्म का पाकिस्तान का नाम तो बदनाम नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारा मजहबी तबका है, जिस तरह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उनकी जानिब से उनकी एक राय असर रखती है, उनकी जानिब से बहुत तनकीद की गई है। इसी मामले पर बात करने के लिए मारूफ मजहबी स्कॉलर मतीउल्लाह बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ऑब्वियसली आप तो कंडेम करेंगे इस चीज़ को, लेकिन सर एक वो तबका है जो ये कह रहा है हो कि सकता है कंडेम ना करें आप उनकी नहीं, आपको लगता है कि बाजवा साहब कंडेम नहीं करेंगे? ये तो खैर बाजवा साहब इसका जवाब देंगे। लेकिन सर एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में वो भी है जो ये कह रहा है कि ये उनकी शख्सी